सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर टोनी एंड गेम के बाद सरवाइव कर जाता तो फेज 4 में क्यों वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन जाता एंड सच में वो सबसे अनस्टॉपेबल फोर्स में से एक होता पूरे एमसीयू का, जिससे लड़ना तो आप बिल्कुल नहीं चाहते, अब चाहे आप एक गॉड ही क्यों ना रहो। हाँ जी, मेरे ऐसा कहने के पीछे के 3 कारण हैं, सिर्फ 3, बट वो काफी रहेंगे ये दिखाने के लिए कि टोनी की पोटेंशियल उसे कितना डेडली इंसान बना देती फेज 4 में। रीजन नंबर 1, He would have easily replicated PIM particles। अब अगर देखा जाए तो हैंक पिम ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इस मेहनत में कि उनका ये पिम पार्टिकल किसी स्टार्क के हाथों में ना जाए। हैंक पिम हमेशा कहते थे किसी स्टार्क पर भरोसा मत करना। तू कौन है बे? कमाल है यार। मैं एंड गेम में जब टोनी को ये मिल ही चुकी थी तो जरा सोचो कि अगर टोनी एंड गेम के बाद सरवाइव कर जाता तो वो पिम पार्टिकल्स को आसानी से रेप्लिकेट कर देता अपने सूट में इस्तेमाल करने के लिए। एंड अगर आपको लगे कि वो ऐसा कैसे कर लेता तो मैं बता दूं कि आपको एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी याद होगी। उस मूवी में जार्विस एक इन्फिनिटी जेम के बनावट को बस रीड नहीं कर पाया था, बट ये जरूर रीड कर दिया था कि ये जेम खुद में एक सेंटिएंट कॉन्शियसनेस है, कुछ ऐसा जो एक सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा उन्नत और ताकतवर है। वही आयरन मैन 2 में तो जार्विस पूरे एक नए एलिमेंट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एनालाइज कर दिया था कि आर्क रिएक्टर के लिए एक नया एलिमेंट किस तरह बनाया जा सकता है। एंड एक आइसोलेटेड घर में जब टोनी एक नया तत्व का संरचना कर सकता है तो एंड गेम में जितनी टेक्नोलॉजी उसके पास थी टोनी को बस कुछ हफ्ते लगते पिम पार्टिकल को रेप्लिकेट करने में। एंड यही रीजन था कि हैंक पिम एक स्टार्क से इतना डरता था। रीजन नंबर 2, he would have fitted a time machine in his armor। अब टोनी की ये पुरानी आदत रही है कि वो हर एक चीज को परफेक्शन की ओर लेके जाता है। अब चाहे वो मार्क 1 सूट को हल्का और एरोडायनेमिक बनाना हो, या अपने थ्रस्टर की ऊर्जा को और स्टेबलाइज करना, या फिर प्रीहेंसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को इजाद करना। साथ ही हमने ये तक देख रखा है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में हेलेन चो टोनी के आर्मर्स का मजाक उड़ाती है इस घमंड में कि उसने जो रीजनरेशन क्रेडल बनाया है वही आने वाला कल है। यही आने वाला कल है टोनी, तुम्हारा भद्दा धातु का सूट भंगार में दिखेगा। हाँ, यही तो मेरा प्लान है। एंड हमने इन्फिनिटी वॉर में क्या देखा कि टोनी उस पूरे उतने बड़े रीजनरेशन क्रेडल को कितना छोटा सा बना दिया था और अपने आर्मर के फिस्ट में फिट भी कर दिया था। सोच सकते हो हेलेन चो अगर ये देखती तो इसका कितना गंदा वाला जलता। तो ये चीज हमें ये दिखाती है कि कोई भी चीज जो टोनी को इंप्रेस कर जाती है वो उन्हें अपने आर्मर्स में और कॉम्पैक्ट बना के इस्तेमाल जरूर करता है। सो अब सोचो अगर वो एंड गेम के बाद सरवाइव कर जाता और 1-1.5 साल जो भी लगते वो उस पूरे टाइम मशीन को छोटा करके अपने आर्मर में जरूर इस्तेमाल कर लेता। एंड अब रीजन नंबर 3 जो कि टोनी को एक्चुअली मल्टीवर्सल लेवल पे ले जाती। हाँ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। एंड ये रीजन है कंप्लीट नॉलेज ऑफ इनफाइनाइट टाइम स्ट्रीम्स। अब जरा सोचो टोनी क्वांटम रेल्म और टाइम मशीन के साथ कितना ही दिन काम किया होगा, एंड उतने कम टाइम में भी वो क्वांटम रेल्म में बहने वाले अनंत समय की धाराओं में पर्टिकुलरली कुछ धाराओं को छांट कर निकाल दिया था जो पिछले इवेंट्स तक जाते थे। एंड याद रहे एंटमैन एंड द वॉस्प में जैनेट ने क्या कहा था कि अगर एक बार मेरे लोकेशन को टाइम पे नहीं पकड़े देन अगले कोऑर्डिनेट्स ढूंढने में तुम्हें सालों लग जाएंगे। वहीं एंड गेम में टोनी और कैप्टन टाइम के एक कोऑर्डिनेट में फेल होने के बाद सिर्फ कुछ सेकंड में टोनी टाइम का अगला कोऑर्डिनेट ढूंढ लेता है कि सब कोई टाइम सेट करो बे, हमें अब और पास्ट में जाना है। यानी क्वांटम रेल्म में कोऑर्डिनेट्स ढूंढना भाई बंदे के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब जरा सोचो वो इतने कम टाइम में भी ये सब जब कर चुका था तो अगर वो अगले कुछ साल क्वांटम रेल्म को डेडिकेट कर देता तो वो क्वांटम रेल्म में बहने वाली उन अनंत धाराओं का मैप बना के धर देता विद ईच एंड एवरी लोकेशन। एंड ऐसा कैसे हो सकता है उसका भी एक रीजन बताता हूं। फ्राइडे कितनी कमाल की एआई है वो हम एंड गेम में देख चुके हैं, जो कि टाइम के फ्लो के पैटर्न यानी एक रिवर्स मोबियस स्ट्रिप क्या फिट रहेगी या नहीं वो बस कुछ सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट कर दी थी। सोचो ये चीज देखने के लिए फ्राइडे को कितने करोड़ों कॉम्बिनेशंस के साथ इसे मैच करना पड़ा होगा एंड इस नए मोबियस स्ट्रिप वाले मॉडल को फाइनल करना पड़ा होगा। देन अगर टोनी बस क्वांटम रेल में बहने वाली समय के फ्लो को बढ़िया से रीड कर लेता ना तो समय की धारा का वो शेप जो असल में हमें लोकी में दिखाया गया ये चीज टोनी खुद ढूंढ के रख देता। एंड ऐसा करते ही कैन यू इमेजिन बंदे के पास पूरे मल्टीवर्स के इनफाइनाइट टाइमलाइन में कहीं भी आने जाने की पावर हासिल हो जाती। ऐसा कोई टाइम स्ट्रीम या ऐसा कोई यूनिवर्स नहीं बचता जहां टोनी का एक्सेस नहीं होता। तो अब आप लोग जरा सोचो टोनी फेज 4 में एक ऐसा आर्मर बना सकता था ना जिसमें बीम पार्टिकल्स भी हैं, टाइम मशीन भी है एंड उस आर्मर में लगे एआई में पूरे अनंत ब्रह्मांडों का सारा निचोड़ भी है। तो ऐसे कैरेक्टर से फिर कोई क्या ही लड़ पाता भाई। एंड पता है फिर क्या होता, फेज 4 में कैंग के आर्क नेमेसिस में फिर स्कॉट लैंग नहीं होता बल्कि कैंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क जैसा कैरेक्टर था उसे एमसीयू से हटाने के सिर्फ यही रीजन नहीं थे कि आरडीजे की एज हो रही थी या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, ना 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 ना, बल्कि एक और रीजन है और वो है कि स्टार का कैरेक्टर ऐसा है ना जो समय के साथ इवॉल्व होता है। पावर लेवल, नए रहस्य जितने खुलते जाएंगे वो बंदा अपने लेवल उतने बढ़ाता जाता है। तो सोचो जब फेज 4 में चीजें ऐसी हो चुकी है तो वो बंदा अगर होता तो वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग बन रखा होता पूरे एमसीयू का। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको एक रीजन बताया कि क्यों टोनी अगर फेज 4 में होता तो वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग बन जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि अगर टोनी फेज 4 में होता तो वो और क्या क्या बना सकता था।